Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to Probation of Offenders Act. देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में भी जो है मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स के बारे में और इसकी स्पेशल जो फीचर्स हैं उनके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। मैं आशा करती हूँ कि आपने मेरे वो लेक्चर सुन लिए होंगे। अगर आपने मेरे वो लेक्चर्स नहीं सुने हैं तो पहले आप जो लेक्चर को सुन लीजिए और उसके बाद ही आज वाला लेक्चर आप कंटिन्यू कीजिए ताकि जो कंटिन्यूटी है, जो फ्लो है वो बना रहे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इस एक्ट के। वो देखिए, वैसे तो देखा जाए एक छोटा सा एक्ट है, कोई ज़्यादा लेंथी एक्ट नहीं, 17-18 सेक्शन सारे हैं इसके। और अगर आप मान लो इसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो पूरे बेयर एक्ट के साथ भी आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर इम्पोर्टेंट प्रोविजंस की बात करें तो वो बेसिकली 3 से 12 तक है, तो हमें उनको ही फोकस करके चलेंगे। तो आज हम उन्हीं के बारे में एक एक सेक्शन को उठाएंगे, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन, और जहाँ जो सेक्शन आपस में कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, उनको हम साथ में लेकर चलेंगे। अगर हम बिल्कुल बारीकी से समझे तो सेक्शन 1 से 19 तक टोटल सेक्शन हो जाते हैं। जो सेक्शन 19 है वो सेक्शन 562 पुराना जो CRPC उस प्रोविज़न की बात करता है। तो चलिए हम देखते हैं क्या कुछ है इसमें। देयर आर सर्टन साइनिफिकेंट फैसेट्स ऑफ द एक्ट। इस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। फोकसिंग ऑन सेक्शंस 3 to 12, जो 3 से 12 तक आपके बारे में 12 तक जो है बताता है मेनली। वेयर इट स्पीक्स ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, वो बताता है कि कोर्ट क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी। दैट आर टू बी फॉलोड फॉर डीलिंग विद द रिलीज ऑफ ऑफेंडर्स, जो ऑफेंडर्स को रिलीज करने के टाइम पर फॉलो करना है कोर्ट ने। जो मेन एस्पेक्ट्स क्या है, सबसे पहला हम बात करते हैं सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 बात करता है एडमोनिशन की। एडमोनिशन का मतलब वार्निंग देना, चेतावनी देना, कि जो भी एक्यूज है उसको चेतावनी के साथ छोड़ दिया जाएगा और कुछ कंडीशन के साथ। सेक्शन 3 ऑफ द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 स्टेट्स द पावर ऑफ द कोर्ट। ये बेसिकली पावर बताता है कोर्ट की, क्या पावर है, क्या लिमिट है उसकी, वो बताता है। विद रिगार्ड्स टू रिलीजिंग ऑफ ऑफेंडर आफ्टर ड्यू वार्निंग एंड एडमोनिशन, वो जो है वार्निंग देगा, उसको चेतावनी दे देगा, और एडमोनिशन भी जो है चेतावनी ही होती है। बेसिकली द टर्म एडमोनिशन का मीन, जो एडमोनिशन का मीन होता है टू वार्न और रेप्रीमेंड द ऑफेंडर। वार्न मतलब चेतावनी देना और उसको प्रायश्चित करने के लिए मजबूर करना एक तरीके से। इफ ही वांट्स टू बी रिलीज फ्रॉम द जेल, अगर वो जेल से रिलीज होता है, एक तो उसे वार्निंग दी जा सकती है, सेकंड उसका मीनिंग ये निकलता है कि एक तरीके से वो अपना पश्चाताप करना चाहता है तो वो उसे कर सकता है। अगर वो जेल में रहेगा तो हार्डकोर क्रिमिनल बन जाएगा, लेकिन वो अगर बाहर रहेगा तो वार्निंग के साथ जो है कंटिन्यू कर सकता है अपनी उस सोशल लाइफ को। इफ़ ही वांट्स टू बी रिलीज फ्रॉम द जेल, अगर उसे जेल से रिलीज किया जाता है, उसे वार्निंग दी जाएगी और या वो पछतावा अपना जो है पश्चाताप जो है वो करना चाहता है। द फॉलोइंग कंडीशंस नीड टू बी फुलफिल्ड। जब सेक्शन 3 के तहत एक कोर्ट उसे रिलीज कर रही है तो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करेगी। बाय द ऑफेंडर के द्वारा कुछ कंडीशन को फुलफिल करना होगा जिससे कि उसे वो बेनिफिट मिल जाए। पहला पॉइंट, ये बेयर प्रोविजन है, उसी के ही जो अलग अलग पॉइंट्स बना के लिखा हुआ है यहाँ। व्हेन पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ कमिटिंग लेस हीनियस क्राइम, जब जो व्यक्ति है, जो एक्यूज्ड है, वो लेस हीनियस, ज़्यादा भयानक जो क्राइम उसने नहीं किए हैं, अंडर सेक्शन 379, 380, 381, 404 और 420 के तहत उसने अगर क्राइम किया, नॉर्मल से है, थेफ्ट से रिलेटेड है, या क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, या चीटिंग से रिलेटेड है, ऐसे कुछ क्राइम किए हैं। और फॉर एनी ऑफेंस विच इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट मोर देन 2 years, जहाँ 2 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट ना हो IPC में या किसी और लॉ में, या वो इन प्रोविजन में IPC के अंदर फॉल करता हो, तो वहाँ पर उसको जो है रिलीज किया जा सकता है। द ऑफेंडर शुड नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर द सेम ऑफेंस बिफोर। और ये जो ऑफेंसेस की हम बात कर रहे हैं ऊपर की 2 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट ना हो, या 379, 80, 81, 404 और 420 में फॉल करता हो, तो इससे पहले भी वो व्यक्ति इनमें कन्विक्ट ना हुआ हो, तभी जो है उसे आप क्या कर सकते हो, रिलीज कर सकते हो। द कोर्ट विल फर्स्ट कंटम्पलेट द नेचर ऑफ ऑफेंस। सबसे पहले कोर्ट देखेगी कि जो ऑफेंस उसने किया है उसका नेचर क्या है, एंड द मोरल कैरेक्टर क्या है, उस व्यक्ति का नैतिक चरित्र क्या है समाज में, उसको भी कहीं ना कहीं देखेगी। देखिए, अगर आपको याद हो तो 354 में हम एक केस पढ़ते हैं, रूपनदेल बजाज वर्सेस KPS गिल। उसमें क्या था, KPS गिल ने 354 के तहत आउटरेज द मोडेस्टी की थी, तो उसके अंदर उसको पनिशमेंट होती है, लेकिन उसको छोड़ दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है इस ग्राउंड पे कि उसका मोरल कैरेक्टर क्या है, सोसाइटी में उसका क्या एक रेपुटेशन बनी हुई है, क्या किस कंडीशन में उसने वो ऑफेंस कर दिया, तो वो सब कुछ उसमें मैटर करती है। आफ्टर एग्जामिनिंग ऑल दीज अबव स्टेटेड कंडीशन, इन सभी कंडीशंस को देखने के बाद ही द कोर्ट शैल मेक अ डिसीजन ऑफ रिलीजिंग द ऑफेंडर। उसके बाद कोर्ट जो है एक डिसीजन लेगी
वो ऑफेंडर को प्रोबेशन पर रिलीज कर देगी ऑन द प्रोमिस ऑफ गुड बिहेवियर, उसके अच्छे व्यवहार के प्रॉमिस पर, वादा करने पर, इंस्टेंट ऑफ सेंटेंसिंग हिम, बल्कि उसे सजा देने की बजाय, और द कोर्ट में ऑल्सो रिलीज द ऑफेंडर आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। ड्यू एडमोनिशन का मतलब है कि वार्निंग के साथ साथ वो कोशियस भी है। कोशिश का मतलब कि पूरी तरह से वो कहे ना कि लापरवाह नहीं होना चाहिए, पूरी की पूरी जवाबदेही के साथ वो एक्ट कर रहा है। इन द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ वासी केसन वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 1967 का जजमेंट है। ये क्या था इसके अंदर? इट वॉज फाउंड दैट, ये देखा गया कि एक यंग ऑफेंडर था 20 साल का, उसे गिल्टी करार दिया गया 380 में। 380 में क्या है? थेफ्ट करना किसी बिल्डिंग में, टेंट या वेजल में। जब कोर्ट ने उस केस को देखा तो ये पाया कि यूथ हैड नॉट कमिटेड द ऑफेंस इंटेंशनली, उसने जानबूझकर ऑफेंस नहीं किया, तो सेक्शन 3 के तहत जो है उसे ड्यू एडमोनिशन कोशियस नेचर के साथ वार्निंग देते हुए उसे रिलीज कर दिया गया। इसी प्रकार से एक केस और देख लेते हैं, अनदर केस ऑफ अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में क्या था? इस केस के अंदर कोर्ट ने उसी तरीके से बेनिफिट देने की बात की, वही सेम फैक्ट्स थे जो ऊपर वाले केस में फैक्ट्स थे। 20 ईयर्स का कोई व्यक्ति था, गिल्टी था, तो स्टेटेड बाय द कोर्ट द बेनिफिट ऑफ प्रोबेशन विल नॉट एक्सटेंड टू अ पर्सन। यहाँ पर उसने क्या किया था? एक कम्युनल टेंशन, कम्युनल टेंशन का मतलब है सामाजिक घृणा पैदा करने के लिए उसने एक एक्सप्लोजिव सिचुएशन थी। एक्सप्लोजिव सिचुएशन का मतलब कि कोई बम वगैरह नहीं बनाया, बल्कि भीड़ को इकट्ठा करके आपसी, जैसे हिंदू मुस्लिम का या किसी धर्म को लेकर आपस में कम्युनल जो टेंशन थी, दोनों में विवाद उत्पन्न करवा दिया। तो वो जो मैटर था वो जो है इस सेक्शन 3 में फॉल नहीं कर सकता। उस व्यक्ति को आप एडमोनिशन के आधार पर रिलीज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उसे एडमोनिशन के आधार पर रिलीज करते हो तो दोबारा ऐसी एक्टिविटी करेगा, हो सकता है उससे और भी ज़्यादा उपद्रव क्रिएट हो जाए, टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये है हमारा सेक्शन 3। मैं उम्मीद करती हूँ कि छोटा सा प्रोविज़न आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी एक लो फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, जो आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं। और स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक्स अगेन, हैव अ नाइस डे।